मुझ पर मेरी पत्नी की बहुत एहसान थी। उसने मेरी इज्जत बचा ली थी क्योंकि उसने सबसे छुपाया था कि मैं एक नपुंसक हूँ। एक दिन एक छोटा सा बच्चा मेरी गाड़ी से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि यह आपका ही बेटा है। यह सुनकर तो मुझे धक्का सा लगा। उसके ठीक होने पर जब मैं उसके साथ उसके घर गया और उसकी माँ को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मैं कई दिनों से एक लड़की को देख रहा था। वह इसी समय पर इस गली से जाती थी। मैं पढ़ने के लिए शहर आया और यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने की जगह मैं प्राइवेट हॉस्टल में रहता था। मैं एक अमीर परिवार से था, इसलिए मेरे कमरे में एसी, टीवी, बेड सब कुछ मौजूद था। मैं सुबह यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता, शाम तक लौटकर अपने कमरे में आ जाता। ठीक तभी वह लड़की मेरी गली से गुजरती थी। वह लड़की अब मुझे अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं क्यों, पर अब उस लड़की को देखे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता था। आज तक मैंने कई लड़कियां देखी और कई लड़कियों को मैं पसंद भी था, क्योंकि मैं अमीर होने के साथ साथ हैंडसम भी था। पर मुझे आज तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी। पर इसे पहली बार में ही पसंद करने लगा था और उससे प्यार करने लगा था। एक दिन मैंने सोच लिया कि आज उस लड़की को अपने दिल की बात जरूर बताऊंगा, जिस वजह से मैं हॉस्टल से जल्दी लौट आया और उस लड़की का इंतजार करने लगा। सच कहूँ तो मुझे अपने आप पर शर्म आती थी, पर कहते हैं ना, प्यार ऐसी ही चीज है कि अच्छे से अच्छे आदमी को पागल बना देती है। मैं उसकी राह देख रहा था। इतने में वह मुझे जाती हुई दिखी। पीले रंग की ड्रेस में उसका रंग सोने जैसा चमक रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था। उसके लंबे लंबे बाल उसकी खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि वह एक गार्डन में बेंच पर जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरान था कि वह आखिर यहाँ गार्डन में आकर क्यों रो रही थी। मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया और मैंने उसके पास जाकर उसे बोला कि एक्सक्यूज मी, मुझे आपका नाम नहीं पता, पर आप प्लीज ऐसे मत रोइए। ऐसा कहकर मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मेरी आवाज़ ऐसे सुनकर वह घबरा गई और तुरंत उठकर मुझसे बोली कि आप यहाँ से उठिए। आप ऐसे कैसे मेरे पास आकर बैठ सकते हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। तब वह गुस्से में बोली कि अकेली लड़की देखकर आपको भी वही करना है जो बाकी अमीर लड़के गरीब लड़कियों के साथ करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपसे शादी करके आपको अपने घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। पर अभी तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप रो क्यों रही हैं। वह लड़की मेरी बात सुनकर हैरान थी और वह चुप होकर बैठ गई। बताने लगी कि मेरी माँ एक टीचर थी। उन्होंने अपनी पसंद के आदमी से शादी की जो 2 बच्चों का बाप था। वह आदमी अपने बच्चों को लेने स्कूल आता था। तभी दोनों की पहचान हुई थी। उसे मेरी माँ पसंद आने लगी थी, क्योंकि उसे जैसी जीवन साथी चाहिए थी, मेरी माँ बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी पहली पत्नी अनपढ़ थी और अपने पति और बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय बाद उस इंसान ने मेरी माँ से शादी कर ली और दोनों अलग घर लेकर रहने लगे। 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ। माँ पापा दोनों बहुत खुश थे, पर शायद ऊपर वाले से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। घर के नौकर ने मुझे मेरी सौतेली माँ के पास छोड़ दिया था। दोनों भाई मुझसे थोड़ा बहुत अपनापन जताते थे, पर वह सौतेली माँ मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती रही। मेरी उम्र तब सिर्फ 4 साल की ही थी। कम उम्र में ही वह मुझसे घर के काम करवाती थी। मुझे पढ़ने लिखने भी नहीं दिया। घर में ही दोनों भाई जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा देते थे, बस इतना ही पढ़ लेती थी। कुछ समय बीता और दोनों भाइयों की शादी हो गई और वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ शहर में रहने लगे। अब घर में बस मैं और मेरी माँ बचे थे। मेरी सौतेली माँ का दूर का कोई भतीजा रोजाना आता है जो मुझे अजीब नजरों से देखता है। मेरी इज्जत अब दांव पर लगी हुई है और इसी वजह से मैं अपने आप को बचाने के लिए उसके आने से पहले ही सिर पर दुपट्टा रखकर घर से निकल आई थी और फिर वह रोने लगी। उसका रोना देखकर मुझे बुरा लगने लगा। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया कि तुम्हें जितना सहन करना था तुमने कर लिया। अब तुम्हें इस नरक से बाहर
मैं निकाल कर रहूँगा, बस मुझ पर विश्वास करो। मैं जल्द से जल्द अपने घर वालों से बात करके तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊँगा, यह मेरा वादा है। उसने अपना नाम काजल बताया था। इतना कहने के बाद वह चुप हो गई। लेकिन मैं तुमसे यह पूछना भूल ही गया कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करती। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरी डोली इज्जत के साथ मेरी माँ के घर से ससुराल जाए। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मेरे होते हुए उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और मैं जल्दी ही अपने घर वालों से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। अगले ही दिन मैं गांव के लिए निकल गया। मैं बहुत खुश था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी के साथ अपना जीवन बिताने वाला हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे विश्वास था कि वह मेरे प्यार को जरूर अपनाएगी। मैं घर पहुंचा। मुझे अचानक देखकर माँ थोड़ी हैरान हुई। बाद में मैंने माँ को सारी हकीकत बताई। माँ मेरे चेहरे की खुशी देखकर खुश थी। वैसे भी वह काफी वक्त से मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो। माँ राजी हो गई इस रिश्ते के लिए, लेकिन आगे वह कहने लगी कि बेटा बाकी सब तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी भी लड़की को इस घर की बहू बना लूं? पर उसका खानदान सब कुछ देखना पड़ेगा। वह अपनी बिरादरी की है या नहीं, यह भी तो देखना पड़ेगा ना। मैंने कहा कि माँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ काजल से, वरना किसी से नहीं। कल के कल आपको उसके घर जाना है, उसका हाथ मांगने। माँ हंसने लगी और बोली कि अच्छा बाबा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस था। मुझे विश्वास था कि काजल की माँ तो आसानी से राजी हो जाएगी, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से काजल से छुटकारा चाहिए। मेरे पापा बीमार रहते थे और बिस्तर पर ही पड़े रहते। उनकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी थी और माँ भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। पापा की ऐसी हालत देखकर घर के सारे फैसले माँ ही करती थी। मैं और माँ काजल का हाथ मांगने उसके घर पहुँचे। हमारा स्टेटस देखकर उसकी माँ ने तुरंत हाँ तो कर दी, पर आगे कहने लगी कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। हमने उनसे कहा कि आपकी लड़की के अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें इसी महीने में शादी करनी है। काजल की माँ शादी के लिए राजी हो गई और इसी तरीके से काजल की और मेरी शादी हो गई। मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। मेरे तो मानो जमीन पर पैर ही नहीं टिक रहे थे। काजल भी इस शादी से बहुत खुश थी। उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया था। शादी की रात मुझे पता चला कि काजल को डायरी लिखने की आदत है। उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा था कि कैसे हम मिले, कैसे हमारी शादी हुई। उसने यह भी लिखा कि कैसे उसकी माँ उस पर अत्याचार करती थी। काजल ने आज तक बहुत दुख देखे थे, इसलिए मैंने खुद से वादा किया कि उसने जितना दुख सहा है उससे कहीं ज़्यादा सुख मैं उसे दूंगा। मेरे पापा भी शादी से बहुत खुश थे। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, इसलिए मैं शादी के 15 दिन वापस शहर में लौट आया। पर मैंने काजल से वादा किया कि जल्द ही शहर में हमारा रहने का ठिकाना कर लूँगा और तुम्हें जल्दी से अपने पास बुला लूँगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना ज़्यादा दिन अकेले नहीं रह सकता। मेरे घर से निकलते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका गला भर आया था। 15-20 दिन बाद मुझे जैसा घर चाहिए था मैंने ढूंढ लिया। काजल जैसी सुंदर और संस्कारी पत्नी मिलने से मैं बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद मैं काजल को लेने गांव पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। माँ रोई जा रही थी और घर का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। जब मैंने माँ से उसकी वजह पूछी तो माँ कहने लगी कि बेटा हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारी पत्नी ने हम लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि माँ तुम यह क्या कह रही हो? मैं पागलों की तरह काजल को घर में इधर उधर ढूंढने लगा और आवाज देने लगा, पर मुझे कहीं भी वह दिखाई नहीं दी। अपने कमरे में जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। कपड़े जेवर सब कुछ गायब थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं दिन भर अपने कमरे में बैठा रहता। कई बार मन में अपने आप को खत्म करने का विचार भी आया। काजल मेरे प्यार और विश्वास को तोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। उसे सिर्फ मुझसे पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया।
जब मैं शहर लौट गया तो वह घर के पैसे और जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। यह सब मुझे मेरी माँ ने बताया था। माँ यह भी कह रही थी कि ऐसी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, गरीब होकर अमीर लड़कों को फांसती हैं। यह सुनकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। दिन बीतते रहे और एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरा हर समय ख्याल रखा है, मैं उनके लिए जीऊँ। काजल को गए हुए 1 साल का समय बीत गया था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वह मुझे कहीं नहीं मिली और इसी दौरान पापा की भी मृत्यु हो गई। माँ पर अब घर की और बाहर की भी जिम्मेदारी आ गई। माँ मुझ पर दूसरी शादी करने के लिए जोर डालने लगी। वह थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहने लगी थी। वह कहने लगी कि मरने से पहले मैं पोते और पोतियों का मुंह देखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे दूसरी शादी करने का वादा लिया और मेरा मन ना होते हुए भी मुझे दूसरी शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। माँ ने उनकी ही पहचान वाली सहेली की लड़की के साथ मेरी शादी तय कर दी। हमारी शादी हुई तो मैं एकदम सदमे में था। सोनाक्षी एक अच्छी लड़की थी। वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती। मुझे यही लगता कि काजल के किए की सजा मैं सोनाक्षी को क्यों दूं, और मैं इस रिश्ते को दिल से अपनाया। कुछ दिन बाद सोनाक्षी को उल्टियां होने लगी। माँ को लगा कि वह प्रेग्नेंट है, पर जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस एसिडिटी है। माँ थोड़ी उदास हुई और कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम जल्द ही माँ बन जाओगी, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। ऐसे ही हमारी शादी को 5 साल बीत गए, पर आज तक हम बच्चों की खुशी नहीं देख पाए। फिर एक दिन हम दोनों ने अपने टेस्ट करवाए। रिपोर्ट लाने के लिए सोनाक्षी गई और फिर पता चला कि कमी सोनाक्षी में नहीं बल्कि मुझ में थी। और उसने मुझे यह भी कहा कि उसे मेरी कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पहले जैसे मेरे साथ रहती थी अभी वैसे ही रहेगी। उसने माँ को यह बात नहीं बताई थी, पर मुझे अंदर ही अंदर यह कमी खाए जा रही थी। और माँ और सोनाक्षी का चेहरा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद मैं कहीं जा रहा था कि एक छोटा सा लड़का मेरी गाड़ी से टकरा गया और उसे गंभीर चोटें आ गई। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जब डॉक्टर ने उसे देखा तो कहने लगा कि इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, खून भी बहुत बह गया है, पता नहीं यह बचेगा या भी नहीं। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े और कहा कि डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस इसे बचा लीजिए। उतने में एक नर्स दौड़ती हुई आई और बोली कि डॉक्टर, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, जल्द ही ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। डॉक्टर पूछने लगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उसने कहा कि ओ नेगेटिव। इतने में मैंने कहा कि मेरा भी यही ब्लड ग्रुप है, आपको जितना चाहिए उतना खून ले लीजिए, बस आप इस बच्चे को बचा लीजिए। 24 घंटे में उस बच्चे को होश आया। डॉक्टर मुझसे कहने लगे कि बधाई हो, आपका बच्चा खतरे से बाहर है। मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर, यह मेरा बच्चा नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तब डॉक्टर बताने लगे कि उन्होंने मेरा और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया है और तब उन्हें पता चला कि आपका ही बेटा है, क्योंकि आज तक मेडिकल साइंस में एक बच्चे का डीएनए सिर्फ उसके माँ बाप से ही मैच करता है, और आप कह रहे हैं कि यह आपका बच्चा नहीं है। मैं वहां से उस बच्चे के पास गया और उसे डिस्चार्ज दिलाकर उसके घर पहुंचा। वह एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया जो जमीन पर लेटी हुई थी। वह उसे उठा रहा था पर वह नहीं उठी। जब मैं उसकी माँ को देखने गया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी काजल थी, जो शायद अपने बच्चों की राह देखकर इस दुनिया से जा चुकी थी। वहीं कोने में एक डायरी पड़ी थी जो मेरी काजल की थी। जब मैंने वह सब पढ़ा तो मैं फूट फूट कर रोने लगा कि काजल ने कितना कुछ सहन किया था। उसमें लिखा था कि मेरी माँ काजल को पसंद नहीं करती थी, पर मेरे प्यार के आगे वह कुछ नहीं बोली। जब वह शहर में लौट गया तो माँ उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी, और जब 15 दिन पहले माँ को उसके बेटे के आने की खबर मिली तो माँ ने उसे धमकाकर घर से निकाल दिया और पीछे से सारा नाटक रचा, क्योंकि माँ काजल को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी और यह बच्चा भी काजल और मेरा था। घर से निकल जाने के बाद वह अपनी सौतेली माँ के पास गई और वहाँ भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे भटकने के बाद एक गरीब बूढ़ी औरत को उस पर दया आ गई और उसने उसे झोपड़ी में रहने दिया। वहीं मेरे बेटे का जन्म हुआ था। यह सब पढ़ने के बाद मैं काजल से लिपट कर रोने लगा
उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। काजल का अंतिम संस्कार करके मैं अपने बेटे को अपने साथ ले आया, पर मैं रास्ते पर पछतावे में जलता रहा। मैंने गुस्से में सोनाक्षी को सब कुछ बताया और उसे सच सच बताने के लिए कहा। तब वह मेरे पैरों में गिर गई और बोली कि यह सब कुछ मैंने आपकी माँ के कारण किया है, क्योंकि उन्हें पोते की इच्छा थी, और अगर उन्हें सच पता चल जाता तो वह आपकी तीसरी शादी करा देती, क्योंकि कमी आप में नहीं मुझ में है। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इतने में मेरी आवाज़ सुनकर माँ भी कमरे में आ गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मुझे अब माँ और सोनाक्षी से नफरत होने लगी थी। मैंने कहा कि मेरी काजल ने शादी से पहले भी इतना सब कुछ सहन किया और शादी के बाद भी माँ की नफरत की वजह से मरते दम तक सहन करती रही। इसलिए अब एक घर में रहते हुए भी मैंने उन दोनों से बातचीत करनी बंद कर दी और अपना और अपने बेटे का सारा काम अपने हाथ से ही करता था। पता नहीं आगे क्या होगा, पर मेरी मरी हुई काजल का चेहरा मैं आज तक नहीं भूल पाया और मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा और इसी दर्द के साथ ही हमेशा अपना जीवन गुजार दूँगा।